हेलो, नमस्कार। आपके एमबीपीएससी की 2020 की जो परीक्षा हुई थी, मुख्य परीक्षा, उसका रिजल्ट आ चुका है और अभी एमबीपीएससी ने उसकी इंटरव्यू की डेट भी घोषित कर दी है। इंटरव्यू की डेट जैसे कि आपको पता होगा कि एमबीपीएससी ने 27 अप्रैल का बोला है कि 27 अप्रैल के बाद से वो अपना एमबीपीएससी का इंटरव्यू प्रारंभ करेंगे। तो इस 27 अप्रैल के संदर्भ में अगर देखें तो लगातार कई सारे लोगों का प्रश्न आ रहे थे। उनके संदर्भ में एक छोटी सी चर्चा यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना कर ली जाए। ये जो चर्चा आधारित है वो मूल रूप से एमबीपीएससी में इंटरव्यू के संदर्भ में जो सारी चीजें हमने सीखी है, समझी है, उसको लेके यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एमबीपीएससी में क्या क्या चीजें सीखी, तो एमबीपीएससी का चूंकि काफी लंबा दौर रहा है, जिस दौर में हमने एमबीपीएससी की तैयारी की, और एमबीपीएससी के लगभग जो इंटरव्यू वाली स्टेज होती है उसमें 6 बार एमबीपीएससी बोर्ड के सामने इंटरव्यू पे उपस्थित हुए, जिसमें 4 बार तो सिविल सर्विस है और 2 बार का फॉरेस्ट सर्विस था। तो जब इसमें उपस्थित हुए तो उन उपस्थिति के दौरान इंटरव्यू को गहराई से समझा। इंटरव्यू में एक लंबी जर्नी भी तय करी। अगर पहले इंटरव्यू में देखें तो 175 में से 90 नंबर मिले थे, और बाद में जो अंतिम इंटरव्यू हुआ उसमें 143 मार्क्स, और उसके पहले 153 मार्क्स भी यहाँ पे रहे, है ना। यानी अगर हम देखें तो 90 मार्क्स, उसके बाद 110 मार्क्स, उसके बाद 153 मार्क्स, उसके बाद 143 मार्क्स। ये इंटरव्यू में जो रहा वो सिविल सर्विस में, जो ये 175 मार्क्स का होता है लगातार 2014, 15, उसके बाद 17 और 18, जहां तक मैंने जो इंटरव्यू देने की बात हुई, क्योंकि पहले बार से जब से एग्जाम में इंटर हुए थे तभी से इंटरव्यू लगातार दे रहे थे। तो इंटरव्यू के मार्क्स में कैसी बढ़ोतरी हुई सिविल सर्विस में, उन चीजों को भी मैंने समझा। दूसरा, वहां पे देखा, अगर फॉरेस्ट सर्विस में देखें तो एक बार 78 मार्क्स, और उससे पहले 74 या 75 ऐसा कुछ मार्क्स हुए थे। तो ये मार्क्स कैसे आए अगर हम देखें तो उसकी एक पूरी की प्रोसेस को समझना और उसको आपके साथ साझा करने के लिए मैं मुख्य रूप से ये सेशन रख रहा हूं। इसमें ज्यादातर जो चीजें बात कर रहे हैं या पूरी प्रोसेस है, तो उसकी बात का जो आधार है, मेरे पास जो आधार है, जो मैंने इंटरव्यू से सीखा, चूंकि हमने लगातार तैयारी लगभग 2013 के एंड से की। 2014 में पहला इंटरव्यू कॉल आया। 2014 में आइडिया नहीं था इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या होते हैं। इंटरव्यू को लेके बहुत सारे मिथ अपने दिमाग में फैले हुए थे। जैसे अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो आपके भी दिमाग में होंगे, ये इंटरव्यू की पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो वो मिथ होंगे। उन मिथकों के साथ मैंने पहला इंटरव्यू दिया, तो साथ उसमें 90 अंक प्राप्त हुए। फिर दूसरा इंटरव्यू दिया, 110 अंक प्राप्त हुए। फिर बीच में फॉरेस्ट वाले भी इंटरव्यू चल रहे थे। अच्छा, इनमें यह ध्यान रखना कि ये 100 में से है ना, ये 100 में से यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स है, जबकि फॉरेस्ट में 100 में से 75 78 है, और सिविल सर्विस में 175 में से। तो उनमें से कैसे बढ़ोतरी हुई, क्या क्या चीजें सीखी, और वो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा कर सकता हूं, क्योंकि एक ग्रोथ है। ये लगभग अगर हम देखें तो टॉप मार्क्स इंटरव्यू में जो अचीव होते हैं वो अराउंड 175 में से 156 है, किसी बार 157 है। लास्ट टाइम अगर देखें तो 160 के आसपास मार्क्स कई बार अचीव हुए, इस रेंज में मिलते हैं, है ना। अगर प्रारंभिक दौर में देखें तो जब 2014-15 में इंटरव्यू प्रारंभिक दौर में थे, तो उस समय पे हाईएस्ट मार्क्स भी 140 के आसपास जाते थे। ये बात अलग है कि हाईएस्ट मार्क्स 140 के आसपास जाते थे। पिछले 2 बारों से जो मेरा अनुभव है वो लगभग 160 के आसपास तक हाईएस्ट मार्क्स गए हैं। तो उनमें से कैसे अपनी ग्रोथ हुई, कैसे उन मार्क्स को बढ़ा, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो एक इस अनुभव के आधार पे मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूं वो अनुभव के आधार पे बात कर रहा हूं कि मार्क्स में जो बढ़ोतरी हुई, जितने इंटरव्यू मैंने फेस किए उनके आधार पे। दूसरी जो बात का आधार है कि इंटरव्यू जब लगातार दे रहे थे, कमोबेश लगभग शुरुआत के 3-4 बार के बाद इंटरव्यू देने के बाद मैं भी कहीं पे टीचिंग करने लगा था। इंदौर में एक संस्थान हुआ करते थे, उस संस्थान में जब 2017 का जो इंटरव्यू होने वाला था, तो संस्थान में हम वहां पे इंटरव्यू चूंकि कंडक्ट करवा रहे थे, मैं भी उसके ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा था। तो वहां पे फिर 2017 से एक इंटरव्यूअर के रूप में जैसे आपने देखा होगा कि जो अनेक कोचिंग संस्थान होते हैं, जैसे हमारा भी अभी है, तो हम मॉक कंडक्ट करवाते हैं। तो 2017 में मॉक कंडक्ट करवाए एक दूसरे संस्थान में,
उसके बाद 2018 में इंदौर के एक दूसरे संस्थान में मॉक कंडक्ट करवाने के लिए, चूंकि हम भी इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां के जो मॉनिटर हुआ करते थे वो बोलते थे कि राकेश आप भी बैठिए और आप भी थोड़ा सा अपना इनपुट दीजिए। तो वहां पे भी ऑब्जर्वेशन किया। उस ऑब्जर्वेशन में लगभग वहां पे सैकड़ों के आसपास स्टूडेंटों को 2017 और 18 के दौरान भोपाल में ना होके इंदौर में हमने वहां पे लोगों का व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू सेशन वहां पे देखा। उसके बाद जब पिछले बार 2019 का रिजल्ट आया और जनवरी में इंटरव्यू होना था, तो उस समय पे भी ढेरों लोगों का, लगभग से यहाँ पे 80-90 लोगों का इंटरव्यू लिया। कुछ समय के बाद में घोषणा हुई कि ये इंटरव्यू पोस्टपोन्ड होगा। तो उस समय पे जब इंटरव्यू ले रहे थे वहां पे, तो कुछ चीजों को समझा, उन चीजों को ही आपके साथ साझा करने को लेकर मुझे लगा कि एक बार चर्चा कर लेना चाहिए। इंटरव्यू से जुड़े हुए जो मिथ है, इंटरव्यू से जुड़े हुए जो डाउट है, उन सारी चीजों पे आपसे एक बार चर्चा करना चाहिए। तो उसको लेके ये सेशन रखने का प्लान किया। तो पहले तो मैंने इस बात को बताने का कोशिश की कि भाई ये इंटरव्यू के संदर्भ में बात करने के लिए मैं किन आधारों पर बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी आप कोई बात करें तो आपके पीछे सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि आप इन मानकों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो मेरे पीछे क्या मानक है, मैं जो बातें बता रहा हूं वो किन आधारों पर या किन अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं, उन पर चर्चा करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कई अन्य लोग हो सकते हैं, कई अन्य व्यक्तित्व हो सकते हैं, उनके अपने अलग अनुभव रहे हों, तो वो अपने अनुसार चीजों को बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे बताने का कारण है वो अपना है। ठीक है, तो अब इसमें पहला प्रश्न तो आपको आता है चर्चा में कि ये इंटरव्यू लेते क्यों हैं बीएससी वाले, है ना। आपने देखा कि यार वैसे ही हमने प्री दे दिया है, वैसे ही मेंस दे दिया है, प्री निकाला बड़ी मुश्किल से, फिर मेंस में इतनी राइटिंग की, रिग्रेस तरीके से 6 दिन तक मेहनत की, उसके बाद मेंस निकला, उसके बाद फिर ये इंटरव्यू की प्रोसेस क्यों रखी। तो उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो आप क्या जानते हो कि भाई इंटरव्यू की जो प्रोसेस रखी है उसको रखने का जो कारण है वो एक बहुत सोचा समझा कारण है। चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू हो या एमबीबीएससी का इंटरव्यू हो, तो इसको बहुत सोचे समझे कारणों से रखा गया। वो क्यों रखा गया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व का परीक्षण इंटरव्यू में किया जाता है। जहां पे आपका प्री का एग्जाम होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन को आप हल करते हैं और उनको हल करने के बाद आपका प्री का एग्जाम निकल जाता है। वो जो स्तर होता है उसमें केवल आप ओएमआर पर गोले भर के अपने चीजों को, एग्जाम को पास कर लेते हो। मेंस का जो स्तर होता है उसमें आप लेखनी के आधार पे 6 पेपर में आप वहां पे अपना चीजों को कंप्लीट करते हैं और उसके आधार पे आपका मुख्य परीक्षा में चयनित हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा का वेटेज को ही लगभग यहाँ पे सबसे ज्यादा माना गया। अगर टोटल एग्जाम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 1575 में से अंक से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें से 1400 अंक के आपके मुख्य परीक्षा के हैं और 175 अंक जो है वो आपके इंटरव्यू के हैं। तो आखिरी में ये भी देखा गया कि जिस व्यक्ति ने मुख्य परीक्षा में इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, क्या हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई, क्या हमसे कोई गलत मेथड तो नहीं हो गई जिसको अपनाकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लियो। तो इस कारण से अंतिम स्तर पर क्या किया जाता है, आपका इंटरव्यू की प्रोसेस रखी जाती है। उस प्रोसेस में जो वहां पे ऑब्जर्वर होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति एक समाज में एक सम्मानित पद पे जाने वाला है, समाज पे एक महत्वपूर्ण पद पे जाने वाला है, तो क्या उसके अंदर इतनी योग्यताएं हैं कि वो एक समाज को सही तरीके से चला सके। क्योंकि ज्यादातर जो सिविल सर्विस की पोस्ट हैं वो सारी की सारी जो सिविल सर्विस की पोस्ट हैं वो समाज से जुड़ी हुई है। उसमें केवल आप अपने लिए नहीं काम करते हो, उसमें आप समाज के लिए काम करते हो। तो आपके व्यक्तित्व को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता कि आप उस पद के योग्य हो या नहीं। वो कई मामलों में, चाहे आपके ज्ञान के मामले में, चाहे आपके व्यक्तित्व के मामले में, चाहे आपके दृष्टिकोण या नजरिए के मामले में, तो उन कारणों से इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू का जो लेने का ऑब्जेक्टिव है उसको आप समझ लें तो ये क्या है कि भाई आप एक डिप्टी कलेक्टर बन रहे हो। वापस से वही बात मैं बोल रहा हूं कि आप डिप्टी कलेक्टर बन रहे हो तो इस पद के योग्य हो या नहीं। डिप्टी कलेक्टर के बाद अगर महिला बाल विकास अधिकारी हो तो आपको महिलाओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, या आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी बन रहे हो जो एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, तो क्या आप उसके लिए योग्य हो या नहीं। उन सब चीजों का परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरव्यू लेते हैं, जो एक अंतिम स्तर होता है। और यहाँ पे जब वो संतुष्ट होते हैं तो अपनी संतुष्टि के आधार पे आपको अपने स्केल में
जो उनका स्केल है जिसमें वो कितने 175 मार्क्स में आपको देते हैं, तो अपने स्केल के आधार पे अन्य जो कैंडिडेट आए हैं उनसे तुलना करते हुए आपको अंक दे देते हैं। उनसे वो तुलना करेंगे कि भाई उनके आपसे जो पहला व्यक्तित्व आया था वो कितने लेवल था, उसके अंदर कितनी गहराई थी, उसकी समझ का स्तर क्या था, उसका दृष्टिकोण कैसा था, और उससे आपकी तुलना करेंगे और इन तुलना के आधार पर, तुलनात्मक आधारों पर यहाँ पे अंक दे दिए जाते हैं। तो ये आपका पहला तो था कि इंटरव्यू क्यों लेते हैं, तो आप समझ सकते हो कि आखिरी में व्यक्तित्व परीक्षण करने के लिए। अब यहाँ पे एक और बात समझना है कि इंटरव्यू में महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये परीक्षण किसका बात का करता है। तो यहाँ पे जो परीक्षण करते हैं वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, या इंटरव्यू को ही क्या बोले, इंटरव्यू को ही व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। तो आपके व्यक्तित्व को देखा जाता अलग अलग पैमानों के आधार पे कि भाई आप उनके पैमाने पे कितना फिट हो पाते हैं। तो एक बात तो ये हुई कि इंटरव्यू क्यों लेते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न कि एमपीपीएससी का इंटरव्यू कैसे होता है। ये मतलब सामान्यतः जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके मन में बहुत मतलब इसके संदर्भ में क्या होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें सुन रखी होती है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने देख रहा होता है, उनके आधार पर वो यहाँ पे अपनी चीजें बताते हैं कि भाई इंटरव्यू के बोर्ड में तो अगर हम जाएंगे तो 5 मेंबर बैठेंगे, उनमें जो होगा वो एक मनोवैज्ञानिक होगा, है ना, उनमें से वो आपके एक एक चीजों को देखेंगे। इवन मुझे कई बार सुनने को मिलते हैं कि वो देखते हैं कि आपने कितनी बार आपकी पलक झपकाई या आपने कितनी बार अपने हाथों को ऊपर उठाया। ये सब बिल्कुल नहीं होता है, ये सब क्या है, मिथ है। इंटरव्यू का सामान्य जो होता है एक बहुत ही सामान्य इंटरव्यू होता है जहां पे आपसे कुछ सीनियर लोग जिनको कुछ अनुभव हो, वो आपसे मिलके बातचीत करते हैं और आपसे कुछ चीजों को समझना चाहते हैं कि आपका दृष्टिकोण कैसा, आपका नजरिया कैसे, आप जीवन को कैसे देखते हो, आप चीजों को कैसे देखते हो, ये बस समझना चाहते हैं। इसमें ये बात बोले कि ये एक साइकेट्रिक टाइप से इंटरव्यू होता है तो पूरी तरह से गलत होगी। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो देखिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू का कॉल होता है, अभी तो आपने डीएफ भर के भेजे होंगे, डीएफ भरने के बाद आपको इंटरव्यू की डेट आएगी, आप इंटरव्यू के डेट वाले दिन एमपीपीएससी के ऑफिस में जाते हैं। एमपीपीएससी में जितने बोर्ड में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, उतने अलग अलग बोर्ड बने होते हैं। मतलब एमपीपीएससी बोर्ड में मानो कि वर्तमान में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य है, तो वहां पे आपको टोटल 5 बोर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए गए तो आपके डॉक्यूमेंट को वहां पे वेरीफाई किया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि आपका नंबर इतना, आपको एक नंबर दे दिया जाता है। उस नंबर के बाद आपको क्या होता है, जब आपको नंबर दे दिया तो उस नंबर के बाद फिर आपको वेट करना होता है, आपको बुलाया जाता है। आप जब वहां पे इंटरव्यू के बोर्ड में जाते हो तो आप वहां पे देखते हो कि सामान्यतः मेरा जो अनुभव है, मैंने 6 इंटरव्यू के बताया, तो पूरे के पूरे 6 इंटरव्यू में मैंने साथ जो देखा कि सामान्यतः एक वहां पे क्या होते हैं, एक बोर्ड में जो अध्यक्ष होते हैं उस बोर्ड के, और उनके साथ 2 व्यक्ति होते हैं, उनके साथ 2 व्यक्ति होते हैं जो सामान्यतः दोनों तरफ उनके बैठे होते हैं और बारी बारी से तीनों लोग प्रश्न करते हैं। तो बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, तो जो एमपीपीएससी में मेंबर या जो अध्यक्ष है वो बोर्ड के चेयरमैन होंगे और 2 उनके साथ उनके सहयोगी होंगे। ये सहयोगी कौन होते हैं, थोड़ी सी बात उन पे भी। तो मेरा जो अनुभव है, जैसे जब फॉरेस्ट का मैंने इंटरव्यू दिया तो उनकी बातों से समझ आ गया कि भाई इनके साथ जो एक व्यक्तित्व है वो जो है वो फॉरेस्ट में किसी न किसी उच्च पद पे या वन विभाग में उच्च पद पे रहे होंगे। एक दूसरे व्यक्तित्व उस समय पे समझ आया कि यार ये टीचिंग फील्ड से किसी विभाग में या किसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत होंगे। सिविल सर्विस में ज्यादातर देखा कि एक या व्यक्ति उनमें से सिविल सर्वेंट होता है और एक व्यक्ति जो हो सकता है वो किसी कॉलेज में शासकीय पद पे रहा हुआ प्रोफेसर या उनके साथ ही लोग होंगे। ये ज्यादातर देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे जो मेरा अनुभव है 6 के 6 इंटरव्यू का, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे सभी बार का पूरा ध्यान है। तो एमपीपीएससी बोर्ड मेंबर में 3 सदस्यीय बोर्ड बनता है। अब हो सकता है कई बार इंजीनियरिंग सर्विस में 4 सदस्य आ जाते हैं क्योंकि एक्सपर्टीज वहां पे ज्यादा चाहिए होती है। कई बार वहां पे अभी सुनने में मिला था कि कुछ बोर्ड में 5 सदस्य भी हुआ, लेकिन चूंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो 14 से लेकर 18 तक हुए इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। 19 में 20 में जो दूसरे इंटरव्यू हुए, चाहे डेंटल हो या बाकी जो इंटरव्यू हो, उसमें कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन आपको सामान्यता मान के चलना है कि 2 मेंबर 3 मेंबर हो सकते हैं। अब ये मेंबर सामान्य होते हैं, इनमें से इनकी कुछ विशेषज्ञता होती है,
है क्या विशेषता? तो एक तो उनकी समझ का स्तर बहुत ज्यादा होता है, उन्होंने दुनियादारी को देखा होता है, उन्होंने अपनी अपनी चीज में एक्सपर्टीज प्राप्त की होती है। एमबीबीएससी के इंटरव्यू में अगर आप पूछें कि प्रश्न किस लेवल पे पूछ रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा आयामों पे परीक्षण करना चाहते हैं, तो ये भी एकदम पूरा गलत होगा। वो सामान्य बातचीत ही होती है। जैसी बातचीत आप अपने किसी सीनियर से मिलने जाते हो, वो आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसी स्तर की बातचीत होती है। और चूंकि उनका अनुभव का स्तर बहुत ज्यादा होता है, तो उस बातचीत के दौरान वो आपको परख लेते हैं कि यार ये व्यक्ति जो है वो हमारी पद या जिस पद पे हम इसका चयन करना चाहते हैं उसके अनुसार कितना योग्य है। तो ये क्या होता है, इंटरव्यू कैसे होता है। तो अगर मैं खासकर इनमें बोलूंगा कि बाकी जो इंटरव्यू आपने दिए होंगे, खासकर अगर आपने इसरो का दिया है, डीआरडीओ का इंटरव्यू दिया या यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं पहले, तो उनके कंपेयर में ये बहुत ही लाइट इंटरव्यू होता है। उतनी सारी चीजों को आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर समझ का स्तर, ज्ञान का स्तर, अभिव्यक्ति का स्तर उसको बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन परेशान होने की जरूरत यहाँ पे उतना नहीं होगा। ये देखते हैं। अब फिर अगली बात यहाँ पे अगर हम करें तो बात यह होती है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। यह प्रश्न तो लगातार बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आता रहता है ना। मेरे पास भी लगातार बहुत दिनों से जैसे ही वो आया था तो उनका प्रश्न था तैयारी कैसे करें। तो सबसे बुनियादी जो मेरा कहना है कि इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती। एक बात, इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है। जो मैं पहले भी बोलता वही बात यहाँ पे रिपीट करूंगा। इसकी तैयारी होती है ना। इसकी तैयारी होती है वो अपने आप को जानना। और अब ये बोल रहे हैं कि यार आप अपने आप को जानो, नो द आई सेल्फ, है ना। नो द आई सेल्फ वाला जो क्वेश्चन वो है कि मैं इंटरव्यू के जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से बोलूं कि अपने आप को जानने लगो, तो ये गलत होगा। आप अपने आप को तो पिछले 20-25 साल से जान रहे होंगे, है ना। कई सारे लोग 30 साल के हो गए होंगे तो तब से जान रहे होंगे। तो आप अपने आप को जितना जानोगे उतनी ही आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, एक बात, है ना। लेकिन ये बात होगी, इस बात को करके इतनी नहीं हो जाती है कि अपने आप को जानना है तो हम कुछ भी ना करें, है ना। आपको कुछ चीजों के प्रति सजग होना पड़ेगा, उनके प्रति अवेयर होना पड़ेगा, उनको समझना होगा। तो इसमें जिन चीजों के प्रति आपको सजग होना है वो अपने आप के प्रति होना। आप जितना अपने आप के प्रति सजग होगे ना, उतना ही यहाँ पे क्या होगा, उतना ही आपका इंटरव्यू बेहतर हो सकता है ना। तो सबसे पहले नो द आई सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो आप अपने आप के प्रति जितना सजग हो, अपनी चीजों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या नजरिया, आपका आपके व्यक्तित्व को लेके क्या है, उनके आधार पे ही आप यहाँ पे बेहतर कर सकते हो। अगर आपने इसमें तैयारी करने के क्रम में गए, क्योंकि मैं ये बात बोलूंगा और दावे के साथ, तो आप अपनी तैयारी के क्रम में अपने मूल व्यक्तित्व को भूलते जाते हो। ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वो ये होता है कि जैसे पहला इंटरव्यू कॉल आता है तो हमको लगता है कि नहीं यार बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और फिर उसके बाद हम क्या होते हैं, ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। तो इन चीज में एक खतरा होता है जो मैंने अपने साथ महसूस किया। वो क्या महसूस किया, तो जब मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था और खासकर पहली बार के इंटरव्यू, तो मैंने ये पाया कि मैंने इतनी सारी चीजों को अपने अंदर ले लिया है, मैंने अपनी इतनी सारी चीजों को अपने अंदर ले लिया कि मेरा मूल व्यक्तित्व वहां से भिन्न हो गया। ये बात मैंने जो मेरे मित्र थे उनसे भी बोला था कि जब मैं पहला इंटरव्यू दे रहा था, वो पहले इंटरव्यू में मैंने मार्क्स भी बताया कि 175 में से जो मिनिमम हो सकते हैं वो 90 मार्क्स मुझे अचीव हुए, जो बाद में 153 भी बने। तो पहले बार जब इंटरव्यू देने गया तो मैंने क्या पाया कि मैंने जिन लोगों के साथ रहा या जिन्होंने मेरी मेंटरिंग की या जिन्होंने मुझे बताया, उन चीजों को ही मैं वहां पे रिप्रोड्यूस कर रहा था। उसमें मेरा व्यक्तित्व नहीं था, जबकि मुझे लगता था कि मेरा मूल व्यक्तित्व जो है तो काफी बेहतर था। उसमें कुछ गलतियां होती होंगी, उसमें कुछ कमियां रहती होंगी, लेकिन मूल व्यक्तित्व बेहतर है। क्योंकि जब आप अपने व्यक्तित्व से दूसरे के व्यक्तित्व में ढल जाते हो, दूसरी की चीजों को मानने लगते हो, दूसरे की चीजों को अपने अनुसार चलाने लगते हो, तो वो वहां पे एक बहुत बड़ी गलती होती है। ये गलती मैं पिछले इंटरव्यू में देख रहा था 2019 के समय पे। क्या होता है, कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने मॉक में बैठे या कहीं पे उन्होंने यूट्यूब पे या कहीं पे इंटरव्यू सुना और किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा गया तो वो प्रश्न के उत्तर लिखने लगे, जो सामने वाले ने बोला वही उत्तर वो देने लगे। अगर आप इन चीजों में फंस के रह जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उसको नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व को सुधारने संभालने पे काम करना है। वो कैसे होगा भाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि भाई आप बोलते रहे हो कि आप अपने
अपने व्यक्तित्व को सुधार, तो जानो ना कि आपको क्या चीजें पसंद है, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपको कौन सी चीजों से चिढ़ आती है, आपको किन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होती है। ये चीजों को जब आप जानने लगोगे, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी समझ के स्तर में एक क्लियरिटी आएगी, और वो जितनी क्लियरिटी रहेगी उतना ही बेहतर आपका उत्तर आएगा, उतना ही बेहतर क्लियर आएगा। अगर आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आपका क्या बना रहेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। कंफ्यूजन फिर आपके सामने भी नजर आता है, ये बात देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति जितना कंफ्यूज होगा उतना ही कंफ्यूज तरीके से उत्तर देगा। ये बात हमने यहाँ पे देखी। तो तैयारी कैसे करें, एक तो मैंने बात बोली कि आप अपने स्तर पे अपने आप को जानो, लेकिन मैं यहाँ पे तैयारी के कुछ स्तर बताता हूं, है ना, मैं यहाँ पे तैयारी के कुछ स्तर बताता हूं कि आप इन तैयारी के इन स्तरों पे तैयारी करो, या आपको इन चीजों पे ज्ञान या इन चीजों पे ज्यादा जोर देना चाहिए। तो मेरे अनुसार जो तैयारी होती है खासकर इंटरव्यू की, उसके अनुसार उसके तीन पक्ष होते हैं, उसके तीन पक्ष होते हैं जो भी आप इंटरव्यू के तैयारी करते हो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। वो क्या है कि सबसे पहला उसका जो पक्ष होता है वो होता है कि आपका ज्ञान, है ना, सबसे पहला पक्ष होता है ज्ञान, कि आपको चीजों का नॉलेज कितना है, आप चीजों का नॉलेज कितना, उस चीज का परीक्षण किया जाता है। देखिए, ज्ञान आपको हो या ना हो इसका बहुत ज्यादा परीक्षण तो प्रीलिम्स के स्तर पे, मेंस के स्तर पे कर लिया गया, प्रीलिम्स के स्तर पे, मेंस के स्तर पे कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान होता है वो आपसे जुड़ा हुआ ज्ञान होता है, तो आपको उसके बारे में पता होना ही चाहिए, उसके संदर्भ में आपको जानकारी होना ही चाहिए। यहाँ पे जो ज्ञान होता है वो ज्ञान किताबी ज्ञान से हट गए, है ना। यहाँ पे मैं ये बोलूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा पूछा हो, इफेक्ट पूछे हो, तो ऐसा नहीं है। एक आध बोर्ड होता है, मतलब अगर हम देखें तो हमारे समय पे भी एक बोर्ड होते थे, यानी कि एक बहुत प्रोफेसर थे जबलपुर के, उनका बोर्ड हुआ करता था, उनके बारे में कहा भी जाता था, है ना। मैं तो जनरली इस बात को बार बार कोट करता था, और ये उस समय के लोग कहते भी थे कि वो अपने नीचे लुसेंट की किताब रख के फैक्ट पूछते थे। एक बात थी, हाँ ये ऐसा रहा वो, लेकिन आजकल वैसे बोर्ड नहीं है और वैसी संभावना भी कम नजर आती है ना। तो भी ये भी देखा कि उनके प्रश्नों के आधार पे, है ना, ये बात मिलती थी आके बोर्ड, बाई चांस मुझे उस बोर्ड में जाने का मौका नहीं मिला, तो उस बोर्ड में क्या होता था, कई सारे लोग बोलते थे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछे, 10 में से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमसे बड़े, लेकिन बाद में ये देखा कि जो नंबर उनके आए वो पूछे गए क्वेश्चन से तो बिल्कुल इंपैक्ट नहीं हुए। जो उत्तर उन्होंने दिए, जो हमारे साथी रहे उन्होंने जो उत्तर दिए, उस उत्तर से उनकी सारी चीजें निर्धारित हुई। तो ऐसा ज्ञान, तो यहाँ पे मैं जो ज्ञान बोल रहा हूं, ये ज्ञान का संबंध आपसे जुड़ा हुआ ज्ञान है कि आप अपने आसपास की चीजों को कितने जानते हो, आप अपने आप को कितना जानते हो, आप अपने सकारात्मक पक्षों को कैसे जानते हो, नकारात्मक को कैसे जानते हो, आपका लोकल नॉलेज कितना, आपका स्थानीय नॉलेज कितना, उन चीजों के बारे में आपको सजग होना चाहिए, उन चीजों के प्रति आपका अवेयरनेस होना ही चाहिए, है ना। अगर आपको इनके बारे में क्या होगा, अवेयरनेस होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेहतर एज ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया कि ये ज्ञान जो है वो सामान्यतः आपके खुद के बारे में है, आप जिस समाज में रहते हो उस समाज के बारे में, आप जिस स्थान पे रहते हो उस स्थान के बारे में, आप जिन लोगों के साथ रहते हो उन लोगों के बारे में, आपने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई के बारे में, ये ज्ञान यहाँ पे एक होता है। तो आपको ये ज्ञान जो है सबसे पहले अर्जित करना चाहिए आपसे जुड़ा हुआ। मैं अभी इसमें आ रहा हूं कि ये ज्ञान कौन कौन से स्तर पे अर्जित कर सकते हैं, उस पर आते हैं। दूसरा पक्ष इसका होता है दृष्टिकोण। ज्ञान के बाद जो ज्ञान आपने अपने आत्मसात किया, उस ज्ञान के प्रति आपका क्या नजरिया, उसको आप कैसे देखते हो, तो वो सेकंड पक्ष जो होता है वो क्या होता है, दृष्टिकोण, कि आपका नजरिया क्या है, आप चीजों को कैसे देखते हो। आपने देखा कि कोई घटना हो रही है तो उस घटना के प्रति आपका नजरिया क्या है, ये दूसरी पक्ष है ना, ये दूसरा पक्ष है कि उसमें आपका नजरिया क्या है, वो सेकंड पक्ष होता है। और तीसरा कि आपका अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब कि आपने ज्ञान और जो आपके दृष्टिकोण से चीजों का कंबाइन हुआ, उसके आधार पे आप बता कैसे पा रहे हो सामने वालों को, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभिव्यक्ति आप कैसे कर पा रहे हो, इवन अभिव्यक्ति के आधार पे अगर हम देखें, अभिव्यक्ति के आधार पे अगर हम देखें तो उसको कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति से ही आपका पूरा इंटरव्यू चलता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे अपना कुछ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के रूप में कि जैसा मेरा जो है वो गृह जिला सीहोर जिला है, मेरा जो गृह जिला
सीहोर जिला है और उसका विधानसभा जो क्षेत्र आता है वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र आता है। तो ऐसा इंटरव्यू में से 6 बार में से 4 बार मेरे साथ ये घटना घटी है कि जैसे ही पूछा आप अपने बारे में बताइए या आप सीहोर से है, इस प्रकार के प्रश्नों पे वो आए तो उसमें से एक चीज मैं जरूर कोट कर देता था वहां पे, ज्ञान। मैं वहां पहली बात कर रहा कि मैं अपना ज्ञान कोट कर देता था कि सर हमारी जो विधानसभा सीट है, हमारी जो विधानसभा सीट है वो विधानसभा सीट ऐसी है जहां से कौन प्रधानमंत्री भी बने हैं, जहां से कौन प्रधानमंत्री भी बने हैं और फिर वहां से क्या है ना, जहां से प्रधानमंत्री भी बने और वहीं से क्या बने, मुख्यमंत्री भी बने। अब जो मैंने ज्ञान मेरे पास अर्जित था, मेरा ज्ञान किसके बारे में, मेरे लोकल नॉलेज, मेरे जिले के बारे में मुझे ज्ञान था क्योंकि वो मैंने पढ़ा था, उसको मैंने समझा था, तो वो लोकल नॉलेज की मैंने अपनी विधानसभा। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे ही मिला ये ज्ञान, और इसमें मैंने क्या बता दिया कि हमारी जो जिला है, मतलब यहीं पे आगे चीजें जब अलग अलग इंटरव्यू में निकली तो वहां पे बता दिया कि एक ऐसा जिला है जो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा या राजनीतिक रूप से वहां पे जो राजनीतिक पर्सनालिटी वहां पे उदय हुई, बीच में वहां से विदेश मंत्री भी सांसद हुआ करती थी। ये चीजें मैंने जैसे ही बताई तो अगला जो था इस आधार के इस बातों के आधार पे कई बार मैंने लगभग 5 से 10 मिनट, अगर मान लो इंटरव्यू 20 मिनट चला, 25 मिनट चला, तो उसमें से 5 से 10 मिनट जो चर्चा हुई वो किन बातों पर चर्चा हुई, वो इन्हीं बातों पर चर्चा हुई। अब जैसे ही मैंने ये शब्द कॉइन किया तो फिर प्रश्न आता कि कौन प्रधानमंत्री रहे, तो उनके बाद फिर वो हमारे एरिया में उतर गए कि हमें पता है कि यार हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में चर्चा करना है, या फिर हमें पता है कि हमें हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पता चलना है, या तात्कालिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी उनके बारे में चर्चा करना, उनके चीजों को बताना। तो ये जो चीजें थी हम अपने ज्ञान के आधार पे, अपने ज्ञान को अपनी अभिव्यक्ति के आधार पे, है ना, ज्ञान को अभिव्यक्ति से जोड़कर अपने इंटरव्यू को मोड़ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बार होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बार हुआ है। कई बार इस ज्ञान के स्तर में अगर देखें तो कमियां भी रही, है ना, कई बार इस ज्ञान के स्तर में देखें तो कमियां भी रही, लेकिन कई बार देखें तो इसके आधार पे हम इंटरव्यू को लीड भी कर पाए। तो आपकी जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब आप उनसे जो बातें बोल रहे हो, आप उनके साथ जो शब्द बोल रहे हो, आप उनके साथ जिन चीजों को दे रहे हो उनको ऐसा देना चाहिए कि वहां से आपका जो इंटरव्यू हो वो अपनी डायरेक्शन पकड़े। वो जब अपनी डायरेक्शन पकड़ेगा तो उसके आधार पे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप जैसे चाहोगे इंटरव्यू वैसे ही जाएगा। और इसी को आपने कई सारे लोगों से सुना भी होगा, बोलते हैं कि इंटरव्यू में ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहिए, मतलब हम जैसा चाहें सामने वाला उन्हीं प्रश्नों को पूछे। ये हो सकता है, वो कैसे होता है, जब इन चीजों को संतुलित तरीके से हम एकीकरण करते हैं, हम उन चीजों पर ध्यान रखते हैं कि हम क्या क्लू छोड़ रहे हैं और सामने वाला उन क्लू के आधार पे हमसे प्रश्न पूछ रहा है, बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये तो 3 चीजें बताई। अब इन्हीं के आधार पे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमें अपने ज्ञान पक्ष को बढ़ाने के लिए, दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए किन चीजों को तैयार करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इंटरव्यू में तैयार करना चाहिए वो आप ये मानिए कि इंटरव्यू का लगभग आधा हिस्सा जो होता है वो आपका DEF, जिसको यहाँ पे MBPSC में व्यक्तिगत विवरण फॉर्म बोलते हैं। व्यक्तिगत जो विवरण फॉर्म है उस व्यक्तिगत विवरण फॉर्म से लगभग 50% के आसपास आपके इंटरव्यू में होता है, 50% के आसपास, और कई बार तो उससे ज्यादा ही। हाँ, कई बार आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि उससे बाहर चले जाए, लेकिन ज्यादातर समय पे DEF के संदर्भ में आपकी चीजों का परीक्षण किया जाता है और उसी से आपका पूरा इंटरव्यू निर्धारित होता है। तो ये क्या क्या चीजें आप पूछ सकते हो, है ना, क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर आपको कैसे देना चाहिए, वो कुछ बातें मैंने यहाँ पे की है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे अपना उदाहरण लूंगा, क्योंकि जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। तो उदाहरण के रूप में कि वहां पे एक प्रश्न आया, आपके ज्ञान का परीक्षण था कि भाई आप अपने नाम का अर्थ बताइए। ये तो पहली बात थी। अब जैसे ही मैंने बोला कि राकेश राका धन इससे मिलके बना हुआ है, जो रात का क्या होता है, रात का राजा होता है या इसका पर्यायवाची चंद्रमा है, तो उसके बाद मुझसे चंद्रमा पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, क्योंकि मैंने हिंट क्या दिया अपने नाम से, चूंकि मेरा नाम राकेश नागर है तो मैंने अपना जो बात है मुझे बताया कि उस समय पे व्यवहार सर वहां पे इंटरव्यूअर हुआ करते थे। तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं यहाँ से घटित हुई। पहला तो क्या घटित हुई, तो उन्होंने चंद्रमा पर लगभग मुझसे ढेर सारी चर्चाएं की, चंद्रमा अपनी कलाएं क्यों बदलता है, चंद्रमा की कलाएं कब होती है,
फिर वहां पे चर्चा होगा कि चंद्रमा से संबंधित जो ज्योतिष विज्ञान है, उस ज्योतिष विज्ञान में क्या चीजें थी। अब चूंकि मुझे वो चीजें नहीं पता थी, मुझे ज्योतिष में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था एट दैट टाइम, अभी भी बहुत ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने ज्योतिष से संबंधित चीजें पूछी कि ज्योतिष में चंद्रमा का क्या रोल है। बात आप समझ पाए? तो इसमें जो चीजें रहती है कि आपने अपना जो डीएफ देखा, उस डीएफ के अंतर्गत मैंने क्या बताया, तो अब मैं यहाँ पे जो चर्चा कर रहा हूं कि डीएफ के अंदर जो एक एक चीजें लिखी हुई है, उस चीजों के प्रति आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। डीएफ में पहला नाम क्या होता है, तो पहला तो आपका नाम उदाहरण के रूप में बताया राकेश, तो आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैं इसमें सामान्यतः जो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, जो बच्चे आते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि प्रत्येक जो भी चीज आपने लिखी है, प्रत्येक शब्द जो आपने लिखा, उसमें आपको 3 स्तर का ज्ञान होना चाहिए। मैं इसको सिंप्लीफाई करने में क्या बोल देता हूं कि इसमें आपको त्रिस्तरीय ज्ञान होना चाहिए। यह त्रिस्तरीय ज्ञान कैसे होना चाहिए, तो उदाहरण कि राकेश का अर्थ क्या है, इसके कौन कौन से पर्यायवाची है, और इसका आपके व्यक्तित्व से क्या मिश्रण है, या आपके व्यक्तित्व में ये कैसे झलकता है। तो ये चीज है त्रिस्तरीय ज्ञान। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा कि राकेश नाम के और कितने व्यक्तित्व हुए। उन व्यक्तित्व में अगर आप देखो तो जैसे मुझसे पूछा जा सकता है, या एक बार ये पूछा भी गया है कि राकेश झुनझुनवाला है ना, राकेश झुनझुनवाला जिनकी कुछ समय पहले देहांत हुआ है, जो भारतीय शेयर मार्केट के एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे, उस समय पे भी उनका नाम काफी चर्चा में रहता था। तो राकेश झुनझुनवाला के संदर्भ में काफी सारी चीजें पूछी। तो आपका पहला प्रश्न, आप जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने नाम से जुड़ी हुई सारी चीजों को तैयार कर लेना है मेरे साथ। एक तो ये घटना यहाँ पे घटित हुई, मैंने चांद वाली बताई। एक और घटना जो यहाँ पे घटित हुई थी, उसमें मैंने पूछा बोला राकेश। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घड़ी हुई मुझसे, व्यवहार सर वहां पे बोर्ड में, ये दूसरे इंटरव्यू की बात है, तो व्यवहार सर इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप खड़े होइए। मैं खड़ा हुआ, बोले पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें बोला है ना, इसमें क्या बोला कि आप अपना नाम लिखिए, तो पीछे की तरफ बोर्ड था, तो मैंने जाके राकेश लिख दिया। उन्होंने मुझसे को एड्रेस नहीं किया, अपने दोनों जो साथी थे व्यवहार सर ने, उन्होंने अपने उन्होंने अपने साथियों से बोला कि राकेश का जो अर्थ है वो क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसका अर्थ बोले राहु केतु और शनि है ना। उन्होंने ये बोला कि इसका अर्थ क्या है, तो ये राहु केतु और शनि का। मुझसे एक्चुअल में प्रश्न पूछा था कि ये किसी का एब्रिविएशन है क्या। मैंने बोला सर मुझे तो नहीं पता कि ये किसी का एब्रिविएशन है, मैं इतना नहीं सोच पा रहा हूं कि राकेश किसी चीज का एब्रिविएशन बनेगा। फिर उन्होंने बोला कि आप इसमें खड़े होइए, आप खड़े होइए। फिर वहां पे बोला कि आप लिखिए, तो मैंने जब राकेश लिखा, तो उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वहां पे बताया, और उसके बाद ये माहौल था वो काफी लाइट हो गया। तो उनका ये कहना था कि यार तुम तो वो व्यक्ति हो जिसके ऊपर राहु केतु और शनि की क्या कृपा है ना। बोला कि तुम तो राहु केतु और शनि का मिश्रण हो, है ना। तो ये बात उनके द्वारा बोली गई। तो काफी मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पे ये घटनाक्रम घटित हुआ। तो आप समझ सकते हो कि जो आप सोच भी नहीं रहे वहां तक के वो चीजों को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एक आपको इस हिसाब से तैयार रहना। तो कई बार जैसे इस प्रश्न में यह हुआ, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता कि सर हमसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो हम क्या करें। तो देखिए बहुत सामान्य तरीके से आप उनसे बोल सकते हो कि ठीक है सर क्षमा चाहते हैं, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, या मैं इस बारे में इस अप्रोच से नहीं सोच पाया। यही क्या होता है कि आप अगर डिप्टी कलेक्टर भी बन जाओगे, जो हाईएस्ट पोस्ट है, तो क्या जरूरी है कि हर बात आपको पता हो? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको कोई भी बात पूरी तरह से पता हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप चीजों को सीखोगे, समझोगे, और अपने जो सीनियर होगे उनके साथ कंसल्ट करोगे, अपने जो जूनियर होगे उनके साथ कंसल्ट करोगे, फिर एक निर्णय लोगे। तो यहाँ पे भी वही अप्रोच झलकना चाहिए कि सर अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और इस बारे में जानकारी जरूर जुटाऊंगा। अगर आप इस प्रकार से उनको पोलाइट उत्तर देते हो तो बहुत बेहतर आपका एक निकल के आता। तो पहली बात हमने क्या देखी, ये प्रश्न क्या हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में बताया था। जैसे ये बताया आपके नाम का पर्याप्त है ना, आपके नाम का क्या है, पर्याय क्या। फिर आपके व्यक्तित्व से आपके नाम के क्या समानता है, ये हर व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि भाई आपका जो नाम है वो आपके व्यक्तित्व में कैसे झलकता है ना। ये प्रश्न ये मतलब पीएससी के इंटरव्यू में तो नहीं पूछा गया, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम कहीं पे मौके दे रहे थे तो वहां पे पूछा था कि भाई आपका नाम जो है वो राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो आप उससे कैसे तुलना करते हो, आप उससे के साथ क्या समानता रखते हो।
ये ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनको आप बता सकते हैं, वहां पे अपना उत्तर बता सकते हो। उसके बाद अगला दूसरा जो प्रश्न मुझसे कॉमनली पूछा जाता था वो मेरे सरनेम को लेकर, क्योंकि हम थोड़ी सी रेयर स्पीसीज हैं। रेयर स्पीसीज मतलब उतने नहीं मिलते जितने शर्मा वर्मा है ना बाकी लोग मिलते हैं, है ना, तो उतने हमारी जो जाति है, मतलब जो जिस कास्ट से मैं आता हूं वो उतने नहीं मिलते हैं। तो नागर, तो पहले तो वहां पे नागर को लेकर कई बार चर्चा हुई, और मुझे जो ध्यान है नागर में चर्चा इतनी आगे चल गई कि वो आगे जाके अमृतलाल नागर एक वरिष्ठ साहित्यकार है, तो अमृतलाल नागर के संदर्भ में चर्चा करने लगे। चूंकि मैंने उनको थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में जानकार था, अपना अवेयरनेस करके गया था, तो अमृतलाल नागर को मैंने पढ़ा समझा। लेकिन फिर बाद में एक उनकी किताब हुआ करती थी, काफी फेमस किताब थी, शायद उसका नाम था नाचो बहुत गोपाल, ऐसी कोई किताब थी, उसके बारे में वो चर्चा करने लगे। और इवन इसमें भी वापस से इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो नाचो बहुत गोपाल में वो आपस में तीनों लोग आपस में इंटरेस्टिंग उसके बारे में चर्चा करने लगे। तो वो कहां से निकल के आया सरनेम, अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे सरनेम वाले कौन कौन व्यक्तित्व है, तो शायद यहाँ पे एक प्रकार से मुझे मतलब ये चर्चा जितनी आगे बढ़ी उतनी आगे नहीं बढ़ पाती। एक और बात इसमें देखते हैं कि चूंकि सरनेम तो नागर है लेकिन इनकी जो जाति होती है वो धाकड़ है ना। तो अगले बार की एक चर्चा मुझे ध्यान में आ रही कि उन्होंने ये प्रश्न पर चर्चा की थी कि धाकड़ कौन होते हैं। और फिर धाकड़ को जब मैंने बताया कि ये धरती को फाड़ के किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो ज्यादातर खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं, तो फिर उसमें खेती किसानी वाली जो थी है ना एग्रीकल्चर पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो आपको इन चीजों के प्रति अवेयर होना चाहिए। अगर आप इनको अवेयर नहीं होगे तो फिर वापस से क्या होगा, लगेगा कि एक डिस्कशन की जो बिंदु हो सकती थी जिनमें आप अपना बेहतर कर सकते थे, वहां पे आप बेहतर नहीं करोगे। तो आपको जो इंटरव्यू की डायरेक्शन पकड़ना है, वो डायरेक्शन कैसे आगे बढ़ना है, उस पर मैं कुछ बात बता रहा हूं कि जो जो एक एक शब्द आपने लिखा है उस एक एक शब्द पे आपको डिटेल से नॉलेज होना चाहिए। ज्ञान है ना, मैंने बोला कि ज्ञान फैक्चुअल नॉलेज नहीं, किताबों का नॉलेज नहीं, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं बताओ, मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें बताओ, नहीं वो तो आपने पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि जो इंटरव्यू जा रहा है उसको ये बुनियादी जानकारी होगी ही, बुनियादी जानकारी के संदर्भ में ही चीजें पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूछते हैं वो आपसे जुड़ा हुआ नॉलेज जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप अपने आप को जितना जानोगे, अपने आसपास की कितनी चीजों को जानोगे, उससे ये जानकारी आपको आएगी। तो एक बात यहाँ पे हमने बोला। उसके बाद कई सारे लोगों के साथ नाम में मिडिल नेम लगा होता है, कुमार लिखा होता है, सिंह लिखा हुआ होता है, लाल लिखा होता है, इस पे जनरली आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और अलग अलग टाइप के इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं बहुत सारी। जब हम मॉक लेते हैं तो उनके साथ में समझ नहीं आता, कई बार कई सारे लोग गलत उत्तर देते हैं या ब्लफ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा इस पर कहना है कि आपको पता हो तो बहुत बढ़िया, ना भी पता हो तो आप सीधे उनसे क्षमा मांग सकते हो, क्योंकि भाई बात कि हमको हर चीज पता हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रहा। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ वहां पे अगला रहता है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर उस स्पेसिफिक डेट में कोई घटनाएं घटी है या वो स्पेसिफिक डेट जो है वो किसी कारण से प्रसिद्ध है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपका जो वर्ष है, क्योंकि मेरा जो वर्ष था वो 1990 भारतीय राजनीति में एक प्रकार से क्या रहा, है ना, आप पूरा पूरा दशक ही देख लो, 1990 से लेकर 2000 तक पूरा पूरा दशक भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दशक रहा। वो खासकर उस समय पे जो हो जाते थे, जो मेरे साथ जो इंटरव्यू दे रहे थे वो 90, 91, 92 वाले लोग तब हुआ करते थे, तो उनसे ज्यादातर जो चर्चा होती थी वो राम मंदिर के बारे में या मंडल कमीशन के संदर्भ में बातें हो जाया करती थी। तो किसी का वहां पे अपना कोई स्पेसिफिक ईयर है तो उस स्पेसिफिक ईयर को भी आप यहाँ पे तैयार करके रखेंगे। इसके अलावा फिर वापस से जो चीजें कि आपके व्यक्तित्व में क्या विशेषताएं हैं या आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक बिंदु बताइए या आपके व्यक्तित्व से जुड़े नकारात्मक बिंदु बताइए, तो उन पे भी चर्चाएं होती हैं। तो आप अभी जब इन चीजों को तैयार कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको बताई जो आप अपने स्तर पे तैयार कर सकते हो। वो आपका मैंने बताया, नाम बताया, सरनेम बताया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि आपका जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष है, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, उसके बाद आपकी जो जाति वाला कॉलम होता है वो जाति कौन सी है। तो उनके संदर्भ में आप चीजों को बेहतर करें। फिर आपके वो आते हैं कि आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए कुछ मूल प्रश्न। वो मूल प्रश्न क्या हो सकते हैं कि भाई आपकी क्या 5 सकारात्मक चीजें हैं, आप किन किन चीजों के प्रति सकारात्मक हो, या आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, आपके आदर्श व्यक्ति के कौन से गुण आपको पसंद आते हैं, या फिर वहीं पे कि आपका नकारात्मक क्यों प्रश्न होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इन पे आप अपने स्तर पर
करने का प्रयास करें। पहले ही बार या पहले समय पर, है ना, पहले स्तर पे आप इन चीजों को तैयार करने का प्रयास करें। जितना भी आप इन चीजों को तैयार करने का प्रयास करेंगे उतना आप अपने आप को बेहतर जानेंगे। जो बात मैंने सबसे पहले की थी, है ना, जो बात मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपसे की थी, वो पहले क्या थी कि पहली चीज क्या है कि आप अपने आप को जानो। तो अपने आप को, इन चीजों को जानने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात, है ना, तो ये तो हमारा क्या था, ज्ञान पक्ष का पहला स्तर हमने यहाँ पे देखा। इसी में कुछ और स्तर पे आप जाओ तो आपका स्थानीय परिवेश दूसरा ऐसा स्तर होता है जिसके बारे में उम्मीद की जाती है कि आपने इन डेप्थ तैयारी करके आए हो, है ना। वो उस स्तर के, वो चाहे आपका कोई गांव हो तो गांव के संदर्भ में, आपका कोई शहर हो अपने शहर के संदर्भ में, अपने जिलों के संदर्भ में। तो ये कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हो, आप अपने स्तर पे इनको तैयार कर सकते हो। इन प्रश्नों को, है ना, आपके गांव या शहर की क्या विशेषता है, उसका नाम क्यों पड़ा, वहां के कोई व्यक्तित्व एक्चुअल में जो होते हैं, कई सारे शहरों के प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं, उनके बारे में, या उसकी इकोनॉमिकल संरचना के संदर्भ में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, वहां का अगर हम देखें तो कल्चर के बारे में आपके प्रति एक समझ होनी चाहिए। आप, ये भी आपसे जुड़ा हुआ, क्योंकि आप जिस भी स्थान पे रह रहे हो, चाहे वर्तमान में या पास्ट में रहे हो, वहां पे आप जुड़ जाते हो। जो स्थान आप जहां पे रहते हो वो आपके अंदर रहता है, ये बात कही भी गई है। तो आपको उनके संदर्भ में चीजों को पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कई सारी चीजें थोड़ा सा एनालिटिकल लेवल में आते हैं, है ना, अभिव्यक्ति से जुड़े हुए भी आते हैं कि आपने बताया कि आपके गांव की, आपके शहर की, आपके तहसील की ये समस्याएं हैं। तो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये समस्या, और आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया तो आप इन समस्याओं का कैसे समाधान करोगे। तो आप अपनी अप्रोच को इस हिसाब से डेवलप कीजिए कि उन चीजों को समझे और उनको अप्लाई भी करने का प्रयास करें। इवन ये यहाँ पे एक और बात में निकल के आया कि एक अप्रोच जो इंटरव्यू में होनी चाहिए, वो अप्रोच आपकी हमेशा कोशिश करें कि एक सकारात्मक होना चाहिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल से ये बात स्पष्ट करूंगा, एग्जाम्पल से ये बात स्पष्ट करूंगा कि ये कैसे सकारात्मक होना चाहिए। इसमें पिछला इंटरव्यू 2019 का जब आया था मॉक के लिए, कई सारे कैंडिडेट आए थे, दो अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग दिन आए और उनसे लगभग एक जैसा ही सवाल पूछा गया। एक जैसा ही सवाल पूछा गया, वो दोनों ही शासकीय सेवा में थे। और एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि वो पटवारी के पद पे थे। तो उनसे पूछा गया, पहला व्यक्ति जो आया तो उससे पूछा गया कि यार पटवारी हो आप, पटवारी के पद पे तो बहुत ज्यादा रिश्वत वो चलती है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हो, तो आप भी भ्रष्टाचार करते होंगे। एक बात, ये एक प्रश्न था जो हमने किसी व्यक्ति से पूछा। तो सामने वाले का जो उत्तर रहा वो ये कि हाँ सर, भ्रष्टाचार तो बहुत होता है, भ्रष्टाचार करते भी हैं लोग, भ्रष्टाचार में क्या होता है ना, भ्रष्टाचार वहां पे करते भी हैं। ये बात उन्होंने वहां पे बताई, है ना, ये बात उन्होंने वहां पे बताई, भ्रष्टाचार भी होते हैं लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। एक उत्तर ये है। तो आपने क्या बताया कि हाँ सर, भ्रष्टाचार तो होते हैं, कई प्रकार से भ्रष्टाचार होते हैं और मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। एक उत्तर। दूसरा उत्तर, जो दूसरा कैंडिडेट था उसने पूछा कि यार पटवारी में तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होंगे, आप भी करते होंगे। तो उसने क्या बताया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने बोला कि हाँ सर, भ्रष्टाचार होता है लेकिन भ्रष्टाचार इन कारणों से होता है। उसने 4 बात बताई कि सर, सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा नहीं लगी इसलिए वहां पे भ्रष्टाचार हो जाता है। दूसरा ये कारण है, इसके कारण भ्रष्टाचार होता है। तीसरा ये कारण है, ये इसके कारण भ्रष्टाचार होता है। लेकिन अगर मैं एक डिप्टी कलेक्टर बना या मैं उच्च पद पे गया तो मैं इन विधियों से इन भ्रष्टाचार को रोक सकता हूं या ये भ्रष्टाचार को कम करने में अपनी हेल्प कर सकता हूं। तो अब आप ही इंटरव्यूअर होंगे, आप इंटरव्यू ले रहे होंगे तो किसको ज्यादा उत्तर दोगे? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि हाँ हो रहा है और उस व्यक्ति को इग्नोर करके, उस चीज को इग्नोर करके आगे चला जा रहा है, या एक व्यक्ति जो समस्या को देख रहा है और उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहा है और फिर वो आगे बढ़ रहा है उस व्यक्ति का समाधान। तो आपकी जो मतलब अप्रोच होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा कि कोई समस्या है उसका समाधान मूलक होना चाहिए। आप अपने आसपास जितनी भी समस्या पूछ रहे हो उनका समाधान भी आपको वहां पे बताने का प्रयास करना है। एग्जाम्पल के रूप में आपने पूछा कि भाई आप बुंदेलखंड के लोग हो, है ना, बुंदेलखंड से आए हो या आप छतरपुर से आए हो, और आपसे पूछा कि छतरपुर की समस्या बताइए। आप समस्या बता रहे हो कि बेरोजगारी की समस्या या पानी की समस्या, पेयजल की समस्या। तो आप प्रयास करें कि जब आपसे पूछा कि बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगार की समस्या तो है सर, लेकिन यह समस्या इस प्रकार से हल हो सकती है, हमें बस इस दिशा में क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना है। या पेयजल की समस्या, तो पेयजल की समस्या का कारण तो यह है, इसका लिए अगर ये कार्य कर लिया जाए तो ये समाधान हो जाएगा। कोशिश हमको ये करना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी समाधान मूलक उसको करेंगे उतना ही हमारा इंटरव्यू की अप्रोच पॉजिटिव होती है और हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है जो आपके स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए हैं। आप इनसे संबंधित कुछ
चीजों को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने देखे तो सामान्यतः आपके शैक्षणिक स्तर से जुड़े हुए प्रश्न, देखिए शैक्षणिक स्तर से जुड़े हुए प्रश्न जो है बहुत इन डेप्थ में डिटेल में नहीं पूछे जाते, क्योंकि जो ज्यादातर स्थिति में जो मिलेंगे जो मेंबर होंगे वो शायद आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़े ना हो, लेकिन अगर जुड़े होंगे तो जरूर शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए सुझाव है कि आप बुनियादी तरीके से उन प्रश्नों को पलट लें, उन पन्नों को पलट लें जो आपने अपने ग्रेजुएशन के समय पढ़े हैं। लेकिन कुछ बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं कि भाई आप इंजीनियरिंग करने के बाद प्रशासन में क्यों आना चाहते हो, और ये 3-4 बार हमसे पूछा गया प्रश्न है कि आप तो इंजीनियर हो, बाय डिफॉल्ट मैं भी एक इंजीनियर हूं, तो मुझसे ये पूछा गया कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हो, या आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो फॉरेस्ट में कहां पे काम आएगी, ये पूछा गया। ये अलग अलग समय पे इसके 3-4 बार मैंने उत्तर दिए हैं। 1-2 बार तो शुरुआत में हमने गड़बड़ भी की थी, 2014 का इंटरव्यू का ध्यान है, तो उस समय पे मैंने कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द बोल दिए थे जो उनको भी समझ नहीं आया। बाद में मुझे पता कि चला कि मुझे भी समझ नहीं आया था। जो बात मैंने बोली कि मुझसे जो मेरे मेंटर ने बोला था, जो मेरे टीचर थे कि ये 3 शब्द बोल देना, मैंने वो 3 शब्द बोल दिए। अब उनमें से एक शब्द उन्होंने पकड़ लिया, उस समय नहीं पकड़ा। दोबारा से जब उनके सहायक के पास गए तो उन्होंने ये शब्द पकड़ के मुझसे पूछा। अब दिक्कत यह है कि उस शब्द पे मेरी खुद की उतनी कमांड नहीं थी, मैं खुद उस शब्द को इतना नहीं जानता था। मुझसे तो बोला था कि यह शब्द जो है वो फैंसी लगता है, यह शब्द सुनने में अच्छा लगता है, वो शब्द बोल दिया, तो बाद में उसमें फंस गए। लेकिन जो आखिरी इंटरव्यू था उसमें इसका ही जो उत्तर दिया, वो उसके आधार पर मुझे लगता है कि एक्सीलेंट मार्क्स मिले होंगे। तो डिपेंड करता है कि हम कितने व्यावहारिक तरीके से, है ना, कितने व्यावहारिक तरीके से उत्तर दे रहे हैं, और उनके उत्तरों को, है ना, उनके उत्तरों के आधार पर हमारा व्यक्तित्व किया जाएगा। तो आप कोशिश करें, इसमें कोशिश आपको क्या करना है कि वो सामान्य चीजों का उपयोग करते हुए यहाँ पे अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर वहां पे हमारा वही है कि आपके कुछ कन्वेंशनल प्रश्न है कि आपने सीट छोड़ दी या फिर आप यहाँ पे डिग्री ली तो फिर इसका वेस्ट हो जाएगी। ये कुछ चीजें होती है जिनको आपको तैयार करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्तर पे करने का प्रयास करें, साथ ही साथ इन पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, है ना, लगातार चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और वहां पे भी चर्चा करेंगे, और इसको लेके अलग अलग सत्र हम रख रहे हैं। तो उन सत्रों में आप आ सकते हैं, उन सत्रों में आ सकते हैं, उन पे बैठ के चर्चा कर सकते हो, उन पे हम डिस्कशन भी करेंगे, उन पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न और थे, ठीक है। उसके बाद आपकी हॉबी आधारित, तो ये हॉबी वाला बड़ा वो है। देखिए सामान्य बात तो ये है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है, एमबीपीएससी की तैयारी करता है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 90% के जो व्यक्ति होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं जो सिविल सर्विस में तैयारी। तो पहले तो वो अपनी स्कूल की पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, स्कूल की पढ़ाई में, है ना, स्कूल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाद में कॉलेज की पढ़ाई, और उसके बाद सिविल सर्विस में हो जाते हैं। तो जो हॉबी जैसा फैंसी शब्द है, वो हॉबी जैसे फैंसी शब्द से तो थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि वहां पे लिख दिया गया है तो उनको भी कुछ ना कुछ चीजों को लिखना तो पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी पहले से कोई हॉबी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर है नहीं तो आप प्रयास ये करें कि उस हॉबी को अगले जितने दिन है आपने जो भी चीजों को लिख दिया उस पर कुछ दिन उस हॉबी को जी लें। अगर आपने लिख दिया किताबें पढ़ना पसंद है तो कुछ दिन किताबें पढ़ लें। आपको लगता है कि आपने लिख दिया गार्डनिंग करना पसंद है तो कुछ दिन गार्डनिंग कर लें। आपको लगता है कि आपने योगा पसंद है तो कुछ दिन योगा करके देख लें। क्योंकि आप जितना उस काम को कर लोगे, जितना उस काम को जी लोगे, उतना ही ये क्या होगा, बेहतर होगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप उत्तर दे पाएंगे। तो ये आपका एक और एस्पेक्ट था। तो ये मेरे कुछ एक सेशन था जिसमें मैंने अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया, है ना, अपने जो भी अनुभव थे उनको आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। मुझे लगता है कि कुछ आइडिया, कुछ अनुभव आपको मिला होगा, है ना। इसके बाद ही कुछ समसामयिक मुद्दे हैं, उन समसामयिक मुद्दों पर भी नजर बनाए रखें। ज्यादातर जो समसामयिक मुद्दे होते हैं वो 1 से 2 दिन पुराने ज्यादातर मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो चल रहे हैं उन पे भी आप अपनी समझ बना के रख सकते हैं। ये हमने देखा। आखिरी में मेरे कुछ सुझाव है इसमें। तो सबसे पहला सुझाव है कि आप अपने आप को जितना जान सकते हो उतने जानने का प्रयास करो। कैसे जान सकते हो उसका भी मैंने आपको बताया कि आपको किस प्रकार से उसको जानने का प्रयास करना है। हो सके तो इन प्रश्नों को अपने दिमाग में एक बार सेट करने का प्रयास करो कि यार ये प्रश्न आ सकता है तो इसका उत्तर ये देना चाहिए। उसको स्टैंडर्ड नहीं करना कि यही उत्तर देना तो सर्वोच्च है। कोई सी भी चीज इंटरव्यू के लेवल पे सर्वोच्च नहीं है। कई बार कोई उत्तर ना भी मिले तो भी आप बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपको सामने सीधे कहने का मौका है कि सर इसके बारे में तो अभी हमें
जानकारी नहीं है। तो एक तो अपने आप को जानो, दूसरा चर्चा करो, दूसरी जितनी ज्यादा आप चर्चा कर सकते हो खासकर वर्तमान के मुद्दों पर, वो आप अपने आस पड़ोस में जो भी आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, सामान्यतः बहुत अच्छा होगा कि अगर वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा करो, आपके स्थानीय क्षेत्र के बारे में, आपके स्थानीय जिले के बारे में, आपकी ग्रेजुएशन के बारे में, आपकी हॉबी के बारे में, इसमें चर्चा करो। जितनी आप चर्चा करोगे उतना ही ये क्या होगा, आप बेहतर तरीके से आपके बोलने की कला, आपकी चीजों को व्यक्त करने की कला विकसित होगी। तो ये काम करने का आप प्रयास कर सकते हो। तीसरा काम कि अभी जो समय है उसको ज्यादातर सकारात्मकता के साथ बिताओ या सकारात्मक लोगों के साथ बताओ। आप जितने सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसे ही आपका व्यक्तित्व पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव व्यक्तित्व होता है वो इंटरव्यू वालों को अलग तरीके से अट्रैक्ट करता है। तो ये कुछ चीजों को करने की जरूरत है। फिर एक और बात आती है कि सर हम कितना तैयारी करें, तो देखिए तैयारी करने में आपको इन चीजों की तैयारी करना है, इन चीजों को आप तैयार करने का प्रयास करें। एक और चीज आती है मॉक। तो देखिए मॉक इंटरव्यू दें या नहीं, तो देखिए कुछ मॉक इंटरव्यू तो आपको जरूर दे देना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइमर है, अगर आप सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर है तो ना भी दें तो भी चलेगा, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत चीजों का आभास हो जाएगा। मॉक इंटरव्यू जरूर दें, देखें कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन वहां पे जो सुझाव दिए जा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा अपने दिल से ना लगाएं। आप वही करें जो आपको सर्वोच्च तरीके से लगता है। आपको जिस हिसाब से लगता है कि ये सुझाव काम का, उस सुझाव को अपने अनुसार एक्सेप्ट कर लें, बाकी की चीजों को छोड़ दें, है ना। बहुत ज्यादा मौके देने से भी बचें, है ना, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं देना है। आपको लगता है 5-10 आपने मौक दे लिया, ठीक है, लेकिन केवल जो मौक में आप ये सोचो कि पिछले मौक में ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था और उसका ये उत्तर मैंने दिया था, तो ये पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व को नकारात्मक कर देगा, ये आपके व्यक्तित्व को कमजोर कर देगा। इसमें कभी नहीं जाए, है ना, इसमें कभी नहीं जाए। केवल आप जाइए, चीजों को दीजिए, चीजों को बताइए, लोगों के साथ मौक दीजिए, लेकिन वहां पे जो सुझाव दिया जाए उसमें से केवल उन्हीं सुझावों को एक्सेप्ट करो जो आपको लगता है कि यार सही है। आपको लगता है कि यार ये सुझाव जो है वो मेरी प्रकृति के अनुसार नहीं है, तो सुझाव को भी ना माने। ठीक है, अलग अलग जगह पे जाने, है ना, यहाँ पे हम भी मॉक करवाते हैं। मॉक में अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, इन नंबरों पर कॉल कर लें तो उसमें आप आ सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करना, है ना, प्रयास ये करना कि आप इन चीजों से बहुत ज्यादा लगाव न रखें। केवल मॉक में प्रतिदिन आधार पे आप कोई चीज को तैयार नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज के प्रति आपका स्तर बहुत अच्छा नहीं हुआ, आपने चीजों को समझा नहीं है, मॉक देने जाए और लगातार नकारात्मक फीडबैक मिलेंगे तो आप, हो सकता है, क्योंकि मैंने 2019 के इंटरव्यू के समय पे देखे कि बहुत सारे बच्चे जो थे उनके अंदर नेगेटिविटी का भाव आने लगा था। तो कोशिश हमको ये करना है कि उनके जो सुझाव किया उस सुझाव को आपके अनुसार आप जितना ग्रहण करना चाहते हो केवल उतना ही ग्रहण करें, उसको शाश्वत सत्य ना माने कि यही सत्य है ना, अपने आप को बस सुधारने पे काम करते रहें। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ वो चीजें थी जो हमने खासकर समझी अपने इंटरव्यू के दौरान, है ना, इंटरव्यू की यात्रा में, तो वो आपके साथ यहाँ पे चर्चा की है। तो अब आप क्या है, आपके कोई अगर प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे जब आपको लगे तो यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। आपको जब लगे तो सामान्यतः शाम को 7 बजे के बाद कॉल करेंगे तो अपन डिटेल से बात कर पाएंगे। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। तो वापस से मिलते हैं। आप, उम्मीद है कि आप सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से चयनित होंगे और देश की और समाज की और अपने परिवार की सेवा कर रहे होंगे। धन्यवाद आप सभी का।